नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं इच्छा मिश्रा और इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपीपीसीएस प्री 2020 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम में होगा और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अन्य एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज और स्टेट और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इन गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाकर आपको सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने से हमारे चैनल के जितने भी नए अपडेट्स होंगे आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। पहला प्रश्न है हमारा भरतनाट्यम के संदर्भ में। इसमें कहा गया है इसे एकाहारे और फायर डांस जैसे नामों से भी जाना जाता है और इसकी उत्पत्ति जो है ये भारत के तमिलनाडु से मानी जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नमदा दस्तकारी का प्रमुख केंद्र पूछा गया है, तो ये है श्रीनगर। नमदा दस्तकारी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? श्रीनगर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषाओं में शामिल नहीं है? तो देखिए कौन सी इनमें से? तमिल, कन्नड़, ओडिया और बंगला। तो बंगला जो भाषा है ये शास्त्रीय भाषाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। इस समय पर वर्तमान में भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया है। ठीक है, और ये सारी की सारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं संविधान की 8वीं जो सूची है उसमें सूचीबद्ध है। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल धौलावीरा के संबंध में कहा गया है कि यह परिपक्व हड़प्पा चरण से संबंधित है और इसमें नगर की द्विस्तरीय विभाजन पाया गया है और इसमें जल संरक्षण प्रणाली जो है वो काफी अच्छी है, उन्नत किस्म की है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमको द्विस्तरीय विभाजन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमको मिलता है 3 स्तरीय विभाजन देखने को। इसकी खुदाई 1985 में आर.एस. बिष्ट ने करवाई थी। ठीक है, आर.एस. बिष्ट ने। आगे बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है कौन बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ है। तो इसमें से कौन सा बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ है? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी सी नंबरिंग गलत हो गई है। तो पहला दिया हुआ है उदान और फिर महावंश, दीपवंश और ललित विस्तार सूत्र। ये सभी बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। फिर प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लगे गए जो यहाँ पर मुक्त व्यापार की नीति लाई गई थी इसके संबंध में पहले में कहा गया है ये एक तरफा नीति थी क्योंकि भारतीय माल पर ब्रिटेन में भारी आयात शुल्क लगाया जाता था। ये बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरे में कहा गया है कि ये भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे और इन्होंने बना भी दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में पहले में कहा गया है कि इसमें गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई थी। इसके साथ ही इसकी अध्यक्षता बताई गई है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो आपको पता होगा कि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसलिए पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा इसके संबंध में। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कहा गया है कि इसके जो प्रथम सचिव थे वो दीवान चमन लाल थे और इसकी स्थापना 1930 में की गई थी। इनमें से जो कथन सही नहीं है वो दूसरा कथन है क्योंकि इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1920 में, ना कि 1930 में। और लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे और दीवान चमन लाल इसके प्रथम सचिव थे। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के संदर्भ में कहा गया है इसकी स्थापना सीआर दास ने की थी और 1919 में की थी। तो यहाँ पर भी दूसरा जो कथन है वो सही है। पहला कथन जो है वो सही नहीं है क्योंकि इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन जो था, फेडरेशन जो था, ये 1919 में तो स्थापित किया गया था, लेकिन इसका जो गठन था वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया था और इसके जो अन्य प्रमुख नेता थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, वी.एस. श्रीनिवासन शास्त्री और M.R. जयकर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमें देखना है कौन सुमेलित करना है बेसिकली इस प्रश्न में। तो राजा राम मोहन रॉय का सुमेलन हो जाएगा आत्मीय सभा से और श्री नारायण गुरु का सुमेलन हो जाएगा अरविपुरम आंदोलन से
उसके बाद हम देखते हैं केशव चंद्र सेन हो जाएंगे भारतीय ब्रह्म समाज से और वीरेश लिंगम पुंतलू का हो जाएगा मद्रास हिंदू एसोसिएशन से। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न में बात की गई है नायक विद्रोह की। पहले में कहा गया है इसका केंद्र महाराष्ट्र था, नेतृत्व जो था वो अचल सिंह ने किया था और इन्होंने कंपनी के खिलाफ छापामार युद्ध चलाया था। तो ये तीनों ही जो कथन है इसमें से पहला जो कथन है वो गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। पहला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये नायक विद्रोह महाराष्ट्र में नहीं बंगाल में चलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह विद्रोह जो था उन रैयतों ने किया था जिन पर कंपनी बढ़ी हुई दरों से लगान चुकाने के लिए दबाव बना रही थी। ठीक है, इस प्रश्न में कहा गया है कि हिंदू महिला संपत्ति कानून किसके कार्यकाल में पास हुआ था? ये लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में पास हुआ था 1937 में। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कहा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। तो दिल्ली सैयद हैदर रजा, पंजाब अजीत सिंह और पूना बाल गंगाधर तिलक। तो यहां पर ये तीनों ही बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, किस अधिनियम के माध्यम से लड़कों की जो विवाह की आयु थी न्यूनतम कर दी गई थी 18 वर्ष और लड़कियों की कर दी गई थी 14 वर्ष। तो ये कौन से अधिनियम से हुआ था? ये हुआ था शारदा अधिनियम, शारदा कानून, जो कि 1930 में लॉर्ड इरविन के काल में लाया गया था। यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जो सम्मति आयु अधिनियम है इसके द्वारा 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर रोक लगा दी गई थी। फिर हम देखते हैं कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित है। शूद्रक मृक्षकटिकम, भवभूति नागानंद और भास स्वप्नवास दत्ता। तो पहला और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही सुमेलित है। नागानंद के लेखक हर्षवर्धन थे। ठीक है, और जो भवभूति थे इन्होंने उत्तर रामचरितम नाटक लिखा था। भवभूति ने क्या लिखा था? उत्तर रामचरितम नाटक। और नागानंद के लेखक कौन थे? हर्षवर्धन। शूद्रक मृक्षकटिकम और भास स्वप्नवास दत्ता बिल्कुल सही सुमेलित है। इसमें कहा गया है कि होयसल शासकों के अधीन जो मंदिर बनाए गए थे उसमें योजना को तारामय योजना के नाम से जाना जाता है और इनका जो निर्माण हुआ था वो बलुआ पत्थर से हुआ था। यहाँ जो मूर्तियां हैं उनके माध्यम से मंदिरों का अलंकरण किया गया है। तो यहाँ पर ये सारे कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पातशाहनामा ये किस मुगल शासक के बारे में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है शाहजहां के बारे में। फिर कन्नड़ साहित्य के जो रत्न त्रय थे उनमें कौन कौन शामिल था? पंपा, रन्ना और अंध्या। तो इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें पहले और दूसरे तो शामिल थे, पंपा और रन्ना थे, लेकिन ये तीसरे नहीं थे। तीसरे कौन थे? रत्न त्रय में जो 3 कवि थे वो थे पंपा, पोन्ना और रन्ना। ठीक है, एक दो बार आप इसको बोल लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, पंपा, पोन्ना और रन्ना। अंध्या इसमें शामिल नहीं थे। फिर आता है बौद्ध धर्म के संबंध में। पहले में कहा गया है कि वेदों की प्रामाणिकता को इन्होंने अस्वीकार किया था और सम्राट अशोक ने महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया था। तो यहाँ पर केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि महायान बहुत बाद में अस्तित्व में आया था, या अशोक के समय पर अस्तित्व में नहीं था। ऑप्शन ए करेक्ट है। बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए स्थलों में कौन कौन से स्थल शामिल हैं? तो ये 4 स्थल दिए हुए हैं, गया, कुशीनगर, साकेत और चंपापुरी। ये सारे ही इनके द्वारा भ्रमण किए गए थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। फिर देख लेते हैं शिवाजी के अष्टप्रधान जो थे, पहले में कहा गया है सरी नौबत जो था वो सेनापति था, बिल्कुल सही है। और वाक्यानवीस जो था ये थे गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष। और उसके बाद कहा गया है सुमंत जो थे ये विदेश मंत्री थे। ये तीनों ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें जो इनके अष्टप्रधान थे वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पता होना चाहिए आपको। जो पेशवा था वो प्रधानमंत्री था। सरे नौबत हमने देख लिया है सेनापति थे। अमात्य राजस्व मंत्री को कहा जाता था। वाक्यानवीस जो थे वो गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष थे। चिटनीस जो थे उनको राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना होता था। सुमंत जो थे वो विदेश मंत्री थे और पंडित राव जो थे वो उच्च पुरोहित थे। इसके बाद न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये सारे 8 आपको पता होने चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैशेषिक विचारधारा के संदर्भ में कहा गया है कि इसके संस्थापक कणाद को माना जाता है और फिर कहा गया है इसमें ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया गया है और अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा गया है इसमें। तो पहला और तीसरा ये सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि इस विचारधारा में
का दृष्टिकोण तो अत्यंत वैज्ञानिक था, लेकिन इसके द्वारा आणविक सिद्धांत का विकास भी हुआ। जहां तक ईश्वर की बात है तो वैज्ञानिक चिंतन पद्धति का पक्ष लेते हुए भी इन लोगों ने ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास को जताया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। फिर इस प्रश्न में बात की गई है कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के बारे में, जो 1906 में हुआ था। कहा गया है इसकी जो अध्यक्षता है वो दादा भाई नारोजी ने की थी और इसमें स्वराज को मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। तो इसमें ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखना है कौन सा सही सुमेलित है। मित्र मेला ज्ञानेंद्र नाथ बसु लिखा हुआ है, जबकि ये सावरकर बंधु से संबंधित है, गलत हो जाएगा। फिर नौजवान सभा जो है ये सूर्यसेन लिखा है, जबकि ये भगत सिंह से है। अनुशीलन समिति बारिंद्र कुमार घोष, ये बिल्कुल सही है। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो है ये सूर्यसेन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय में निम्नलिखित में से किसने मुस्लिमों को कांग्रेस से दूर रहने के लिए प्रेरित किया था? तो वो इसमें से कौन से थे? वो थे सैयद अहमद खान। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कॉमनवेल्थ पत्रिका, इसका प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। कॉमनवेल्थ को शुरू किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। अगले प्रश्न में कहा गया है यान्डबू की संधि, ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद हुई थी। इससे अंग्रेजों को टेनासरिन और अराकन के प्रांत मिल गए थे और इसके बाद ही लॉर्ड हैमर्स को, जो लॉर्ड एमहर्स थे, इनको अर्ल ऑफ अराकन की उपाधि भी दी गई थी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। सारे ऑप्शंस हमारे सारे स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो संधि थी ये कब हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये जान लीजिए। ये 24 फरवरी 1826 को हुई थी। यान्डबू की संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद हुई थी। देखिए, संधियों को बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है अरेंज करने के लिए। संधियों को या जो भी बैटल्स होती हैं तो उनको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों को तालमेल के लिए की गई थी कि उनमें तालमेल बैठाया जा सके, और 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पर ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो पहले कुदी अरासू कहा गया है अबुल कलाम आजाद, काल ब्रह्म बांधव उपाध्याय, बंग दर्शन बंकिम चंद्र चैटर्जी और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। तो जो इसमें सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा कुदी अरासू। ठीक है, ये एक तमिल भाषा का पत्र है और इसके संपादक कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। कुदी अरासू के कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर, और इन्हीं को पेरियार भी कहा जाता था। अगला देख लेते हैं। फिर से हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्लॉयड आयोग बताया गया है पुलिस सुधार से, और यही हमारा जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसे बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है इसमें 2/3 हिस्सा बटाईदारों को देने की मांग को उचित ठहराया गया था। तो इसका संबंध पुलिस सुधारों से नहीं था। ठीक है, और जो दूसरा दिया हुआ है नियमन समिति 1936 में आया था, बनाई गई थी। ये केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों पर समिति थी। और स्ट्रैची आयोग जो था ये अकाल से संबंधित है, और हॉलैंड समिति जो है ये उद्योगों से संबंधित सुझाव दिए थे इसने। तो यहाँ पर पहला हमारा गलत हो गया है। देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है ब्रिटेन की न्यायपालिका के संदर्भ में ये सकारात्मक विधि के सिद्धांत के अनुसार पर काम करती है और यथोचित विधि प्रक्रिया का पालन करती है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पालन करता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का। ठीक है, इसका पालन नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में कहा गया है, जो महाभियोग है इसका आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, और इससे संबंधित जो प्रस्ताव है इसकी सूचना 14 दिन पहले देना आवश्यक है। जिस सदन में प्रस्ताव प्रारंभ किया गया है उस सदन में प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, और उसके पश्चात दूसरे सदन में इसको भेजा जाएगा। और जिसे इन आरोपों की जांच करनी होती है, मतलब जो दूसरा सदन होगा वो इसके आरोपों की जांच करेगा। तो यहाँ पर हमारे सारे कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर देख लेते हैं भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कहा गया है ये एक संवैधानिक पद है और इसके बारे में मूल संविधान में दिया गया है। इसके साथ ही इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा जो कथन है ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो कथन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल रूप से भारतीय संविधान में इस पद का प्रावधान नहीं था। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान था। ठीक है, इसीलिए एक संवैधानिक पद तो है, लेकिन मूल संविधान में इसके लिए विशेष अधिकारी की बात नहीं की गई थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट है।
फिर हम देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है यहाँ पर। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, संविधान की सर्वोच्चता, पूर्णता, संघात्मक संविधान और संसदीय प्रभुता और न्याय सर्वोच्चता में समन्वय। तो इसमें से कौन सी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की? पहली, दूसरी और चौथी। ठीक है, आपको पता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, इसमें एकात्मकता की ओर भी झुकाव है, इसलिए ये अर्धसंघीय कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उससे संबंधित हमें बताना है क्या है। तो 368 से संबंधित क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति, संविधान संशोधन, अखिल भारतीय सेवाएं या वित्तीय आपात। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान संशोधन से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, कथन दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना 1688 में की गई थी और इसमें लिखित संविधान नहीं है यहाँ पर, और शासन प्रणाली संघात्मक है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तीसरा कथन सही नहीं होगा। यहाँ पर ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है ये एकात्मक है, संघात्मक नहीं है। ठीक है, इसका तात्पर्य हुआ कि जो विधि निर्माण की शक्ति है वो केंद्र के पास है, ना कि राज्यों के पास। आगे देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत करने की अनुमति कहाँ पर होती है? तो कहाँ कर सकते हैं? वो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। फिर इस प्रश्न में आते हैं 38वें प्रश्न पर। इसमें कथन दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है कि संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन के सुझावों के अनुसार 1946 में हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तीसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि जो अंतिम बैठक हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। मूल कर्तव्य रूस, गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है ये कनाडा, उसके बाद कहा गया है कि एकल नागरिकता ब्रिटेन और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है फ्रांस से, ना कि कनाडा से। तो कनाडा से क्या लिया गया है ये बताइएगा आप कमेंट करके। कनाडा से भी हमारे संविधान में एक प्रावधान है, तो वो प्रावधान बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं? सैन्य शक्तियां प्राप्त हैं, न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। तो सभी शक्तियां प्राप्त हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं संविधान संशोधन द्वारा कौन सा वो संविधान संशोधन था जिसमें मतदान करने की जो उम्र है उसको घटा दिया गया था, 21 से 18 कर दिया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन था वो। 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हुआ है 1989 में। आगे देख लेते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, अध्यक्ष के अधीनस्थ ना होकर प्रत्यक्ष तौर पर संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं ये, और इसके चुनाव की जो तारीख है वो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। फिर कहा गया है अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर सही नहीं बताना है, ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं होगा क्योंकि इसकी जो चुनाव की तारीख है ये अध्यक्ष निर्धारित करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। ठीक है, फिर संविधान के वो कौन सा भाग है जिसको 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो वो कौन सा भाग है? वो है भाग 7। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। ये संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। फिर बात की गई है भारतीय संविधान में कुल 11 अनुसूचियां हैं और जो नवी अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। तो इसमें कौन सा कथन सही है बताना है। कोई भी इनमें से कथन सही नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, और ये 12 की 12 आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसा प्रश्न। और भाषाओं के बारे में कौन सी सूची में दिया हुआ है जो मान्यता प्राप्त भाषा है? वो 8वीं अनुसूची है। ठीक है, फिर बात की गई है इन राज्यों को उनकी स्थापना के क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले गुजरात का देख लेते हैं, ये 1960 में स्थापित हुआ था। नागालैंड 1963, हरियाणा 1966 और मेघालय हुआ था स्थापित 1972 में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? 1 2 3 4, ऑप्शन ए। अब हमको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये जल्दी से अनुच्छेद आप सारे देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूं कौन सा सही नहीं सुमेलित है इसमें।
यहाँ पर जो नहीं सुमेलित है सही वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 131 जो दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार इसमें दिया गया है, ठीक है, ना कि अपीलीय अधिकारिकता। जो बाकी सुमेलित है उनको आप एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कहा गया है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और संविधान के भाग 4 का में इनका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर सारे कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आते हैं 48वें प्रश्न पर। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति जो है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। कहा गया है कि अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं दी गई हैं और व्यक्ति जो होगा राष्ट्रपति के लिए नियुक्त वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या ऑलरेडी कर चुका होता है वह इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ है कि वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि पहला जो कथन है ये भी गलत है। जो निर्वाचन की अर्हताएं हैं ये अनुच्छेद 58 में दी गई हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 57 में क्या दिया हुआ है ये कमेंट कर बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें कहा गया है कि 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, इसके अंतर्गत पंचायती जो राज है उसको ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत स्वरूप दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। और हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। और जो पहला पंचायती राज दिवस था वो 1992 में मनाया गया था। ये तीसरा कथन यहाँ गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। जो पहला पंचायती राज दिवस है ये 2010 से मनाया जा रहा है, ठीक है। तो पहला कब मनाया गया था? 2010 में, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में रुपए की परिवर्तनीयता के संबंध में कहा गया है कि चालू खाते के संदर्भ में रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाया गया है और पूंजी खाते की जहां पर बात है तो वहां पर रुपया आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के संबंध में कहा गया है ये बैंक की शाखाओं की एक नेटवर्किंग है जो ग्राहकों को अपने नेटवर्क पर बैंक की किसी भी शाखा से अपने खातों को संचालित करने में सक्षम बनाता है, चाहे उनका खाता उस बैंक में हो, बैंक की किसी भी शाखा में हो, ठीक है। बैंक की किसी भी शाखा में हो वो संचालित कर सकते हैं दूसरी शाखा से। ये एक विस्तृत प्रक्रिया है। इसके द्वारा एक बड़ी गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले बैंक को दूसरे बैंक द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है। तो कौन सा कथन यहाँ पर हमारा सही होगा? यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है, सीबीएस यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस का यही मतलब होता है जो यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि सीबीएस के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें पूछा गया है कि विश्व बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये दोनों ही जारी की जाती हैं विश्व बैंक के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये विश्व आर्थिक संघ यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं मुद्रा के अवमूल्यन के संबंध में कहा गया है इसमें बाजार के कारकों की जो प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है बल्कि ये सरकार का निर्णय होता है और परिणाम स्वरूप इसके निर्यात में बढ़ोतरी हो जाती है और मुद्रास्फीति में कमी आती है। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, मुद्रास्फीति में लेकिन कमी नहीं आती है, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? तो इसको आप देखिए एक बार, भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख होगा? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश की जो समस्त आयात और निर्यात का लेन देन होता है वो होता है हमारा भुगतान संतुलन, ठीक है। आगे देखते हैं। कहा गया है कि यदि कोई पर्यटक है वो भारत आता है तो उसके द्वारा जो भी प्रयोग की गई सेवाएं हैं तो उसके बदले में जो हमें प्राप्त होता है भुगतान, वो भुगतान खाते के किस मद में शामिल होगा? चालू खाते के अदृश्य या दृश्य मद में, पूंजी खाते के, विदेशी निवेश या उधार में? तो वो शामिल होगा चालू खाते के अदृश्य मद में, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं केंद्रीय बजट के राजस्व बजट में शामिल क्या क्या चीजें हैं। सब्सिडी, ब्याज प्राप्तियां और विनिवेश। तो पहला और दूसरा इसमें शामिल होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
जो विनिवेश है वो इसमें सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल होता है। फिर बात की गई है सर्वाधिक स्फीतिकारी, इनमें से कौन सर्वाधिक स्फीतिकारी है? देखिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा या सर्वाधिक स्फीतिकारी है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन, ये सबसे ज्यादा स्फीतिकारी यानी इन्फ्लेशनरी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वर्ष प्रतिवर्ष घाटे का बजट रहा है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद लिखा है घाटे को कम करने के लिए सरकार के द्वारा कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो वो क्या कर सकती है? राजस्व व्यय में कमी लाना, नई कल्याणकारी योजनाएं चलाना, सब्सिडी को युक्तिकरण करना और उद्योगों का विस्तार करना। तो ऐसे थोड़े से ध्यान लगाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देख लेते हैं पहले एक बार। तो पहला और तीसरा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सरकार क्या कर सकती है? राजस्व व्यय में कमी ला सकती है और सब्सिडी को का युक्तिकरण कर सकती है। ठीक है, इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम देखते हैं अप्रत्यक्ष कर। पहले में कहा गया है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर, मूल्यवर्धित कर और प्रतिभूति विनिमय कर आते हैं। तो केवल दूसरा आता है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। कहा गया है कि ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है और इसकी दो घटक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। और प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण है, इसके लाभार्थियों की पहचान किसके द्वारा की जा रही है? SECC 2011 के आंकड़ों के माध्यम से की जा रही है। यहाँ पर हमारे तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और SECC का फुल फॉर्म क्या है? सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, जो 2011 का हुआ था। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वर समिति का गठन किस मामले में अनुशंसा के लिए किया गया था? तो ये कौन सा होगा इसका सही आंसर? देखिए, अक्टूबर 2015 में आयकर के प्रावधानों को सरल बनाने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक 10 सदस्यीय समिति बनाई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे RV ईश्वर। तो मैंने इसका आंसर आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप समझ गए होंगे। आयकर से संबंधित है ईश्वर समिति। ठीक है, तो इसको रट लीजिएगा। ईश्वर समिति का संबंध किससे है? आयकर से। फिर हम देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। कहा गया है ये DR गडगिल फॉर्मूला पर आधारित है और इस योजना के दौरान श्वेत क्रांति शुरू की हुई थी। तो यहाँ पर कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा? दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो गडगिल फॉर्मूला था ये तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, ना कि चौथी से। ठीक है, और श्वेत क्रांति प्रारंभ कब हुआ था? 1970 में हुआ था। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इसके बारे में हमें कुछ कथन दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर जो बैंकिंग वित्तीय संस्थान है उन पर लागू होता है। रिजर्व बैंक के इस फ्रेमवर्क में शामिल होने के बाद बैंक के लाभांश वितरण और नई ब्रांच की स्थापना पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मतलब जब RBI के इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत कोई दूसरी बैंक शामिल हो जाती है तो क्या किया जा सकता है? बैंक का जो लाभांश वितरण है और नई बैंक की जो स्थापना है इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पहला जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस ढांचे में केवल वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है। ठीक है, सहकारी और गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियां हैं यानी कि NBFCs, ठीक है, उन पर ये लागू नहीं होता है। देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत एक उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि भारत में पूंजी निर्माण उत्पादन वृद्धि में तब्दील नहीं हो पाता है? जो महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में तब्दील नहीं हो पाने का क्या कारण पूछा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ABCD होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा। कमजोर प्रशासनिक तंत्र है, निरक्षरता है, उच्च जनसंख्या घनत्व है या उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है। तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन यहाँ पर चौथा वाला होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब कहा गया है वित्त क्या है? तो मुद्रा के उपयोग का अधिकार या मुद्रा प्रबंधन, मुद्रा विनिमय का माध्यम है ये, या फिर साख का आधार। तो यहाँ पर वित्त के लिए पूछा गया है। तो वित्त क्या है? ये मुद्रा के उपयोग का अधिकार और मुद्रा प्रबंधन से है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं 19 जुलाई 1969 को किए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण में कौन सी बैंक शामिल नहीं थी? तो देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हमको पता है कि बैंकों का हुआ था, लेकिन कौन सी शामिल नहीं थी, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाला प्रश्न है। तो सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, इसमें से जो सम्मिलित नहीं थी वो थी विजया बैंक। ठीक है, क्योंकि विजया बैंक का बाद में हुआ था 15 अप्रैल 1980 को, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसका भी तभी हुआ था।
फिर देखते हैं रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण, क्रेडिट राशनिंग, खुले बाजार की क्रियाएं और न्यूनतम सीमा निर्धारण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं ये गुणात्मक मौद्रिक नीति में नहीं आएंगी, ये किस में आ जाएंगी? ये क्वांटिटेटिव में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव उपकरण होगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। फिर देख लेते हैं, देखिए सूत्रा पे जो कार्यक्रम है इसके संबंध में कहा गया है, इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू किया है और ये स्वदेशी गायों से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, यह है साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस काउज, ठीक है। तो यहाँ पर काउज आ रहा है तो ऑब्वियसली ये गायों से ही संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्ट शाइनिंग, इसका संबंध किससे है? ये भूजल प्रबंधन सुधार के लिए एक प्रोजेक्ट है या कृषि क्षेत्र के लिए प्रोजेक्ट है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के कायाकल्प के लिए प्रोजेक्ट है या उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत के चुनिंदा राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक ने एक नवीन ऋण आधारित परियोजना प्रोजेक्ट साइनिंग शुरू किया है, ठीक है। यहाँ पर ये साइनिंग क्या हो जाएगा? एस साइनिंग, ठीक है। ये जो साइन वाला होता है साइनिंग, और ये भूजल नहीं, ये भूजल है, ठीक है, भूजल परियोजना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जोजिला दर्रे के बारे में दिया गया है, कहा गया है ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। फिर यहाँ बनाई जा रही जो जोजिला सुरंग है ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम देखते हैं कौन सही सुमेलित है। तो जो फोटुला है ये लेह को कारगिल से जोड़ता है, खारदुंगला कहा गया है दुनिया का सबसे ऊंचा वहन योग्य दर्रा है, और रोहतांग दर्रा कहा गया है कुल्लू घाटी को लाहौल व स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो यहाँ पर सारे बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न, फिर से हमको सही सुमेलित बताना है कौन सा है। तो कृष्ण क्रांति जो है इसका संबंध खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से है, और इंद्रधनुषी जो है वो कृषि संबंधित समग्र क्रांति है, और रजत क्रांति क्या है? दुग्ध उत्पादन से। तो यहाँ पर पहला और दूसरा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रजत क्रांति का जो संबंध है वो अंडा उत्पादन से है, ठीक है। किससे संबंध है? अंडा उत्पादन से। और दुग्ध क्रांति किससे है? श्वेत क्रांति से है, व्हाइट रेवोल्यूशन है दुग्ध उत्पादन का संबंध। आगे बढ़ते हैं, भूकंपीय तरंगों के संबंध में कहा गया है एस तरंगे जो है ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और जो पी तरंगे हैं ये पृष्ठीय तरंगे हैं। तो यहाँ पर कौन सा हमारा करेक्ट है? ए जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, पी तरंगे जो है ये हो जाएंगी अनुदैर्ध्य तरंगे, और एल तरंगे हो जाएंगी पृष्ठीय तरंगे, ठीक है। फिर तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या क्या शामिल है? किसी स्थान का जो अक्षांश रेखा होती है, देशांतर और समुद्री धाराएं। इनमें से पहला और तीसरा जो है ये किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करता है, लेकिन जो देशांतर रेखा है ये किसी भी से तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल के संदर्भ में कहा गया है यहाँ का न्यूनतम तापमान मध्य सीमा में मिलता है, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। तो इसमें हमारा पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षोभ मंडल की सबसे अधिक ऊंचाई जो है वो विषुवत रेखा के पास मिलती है, ठीक है, और सबसे कम ऊंचाई जो है वो ध्रुवों के पास मिलती है। आगे बढ़ते हैं, फिर से कौन सुमेलित है बताना है। टेम्पोरल दिया गया है मध्य अमेरिका में चलने वाली मानसूनी हवाएं, योमा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, जबकि योमा कहाँ चलती है? ये चलती है, योमा का संबंध है जापान से, ठीक है, जापान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर कहा गया है स्विट्जरलैंड में चलने वाली स्थानीय पवन, तो ये उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म व धूल भरी शुष्क हवाएं होती हैं। तो दूसरा और तीसरा हमने देख लिया गलत है, केवल ए सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर बात की गई है उष्ण वाताग्र पर थोड़े समय के लिए तीव्र वर्षा होती है, और शीत वाताग्र पर वर्षा दीर्घकालीन और धीमी गति से होती है। यहाँ पर कौन सा सही पूछा गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि जो उष्ण वाताग्र है इसमें गर्म व हल्की वायु आक्रामक होती है, तथा जो ठंडी वायु होती है उसके ऊपर तीव्र गति से आरोहित होती है, और इसमें जो है वर्षा दीर्घकालीन परंतु धीमी होती है। वहीं पर जहाँ शीत वाताग्र की बात आती है तो इसमें ठंडी व भारी जो वायु होती है वो आक्रामक होती है, एवं जो गर्म वायु होती है उसको ऊपर उठा देती है।
इसमें वर्षा जो है वो अल्पकालीन होती है लेकिन काफी तीव्र होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में दिया हुआ है कि ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से मिलती है। फिर कहा गया है तटों से दूर हटने पर ये क्षीण हो जाते हैं। यहां पर दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर प्रति चक्रवात के संबंध में कथन दिया हुआ है। पहले में कहा गया है कि इनमें पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, केंद्रीय भाग में वर्षा होती है और मार्ग व दिशा निश्चित होती है। सही कथन पूछा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि चरनोजम जो मिट्टी है इसमें आयरन की उपलब्धता के कारण इसका रंग काला होता है, और जो चेस्टनट मिट्टी है इसमें शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है ये। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा? दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चरनोजम मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है, ठीक है, ना कि आयरन की उपलब्धता के कारण। और ये जो है चरनोजम मिट्टी ये छोटी घास वाले स्टेपी मैदानों में पाई जाती है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमें बताना है हिमानी निर्मित झीलें कौन सी हैं? ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का झील और विनीपेग झील। इनमें से कौन सी है हिमानी निर्मित झीलें? यहाँ पर ये सारी ही हिमानी निर्मित झीलें हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बात की गई है कि कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही से नहीं जुड़ा है? बद्रीनाथ, अलकनंदा, हैदराबाद मूसी, कोटा चंबल और नासिक नर्मदा। तो कौन सा नहीं सुमेलित है? ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा नासिक नर्मदा, ठीक है, क्योंकि नासिक कहाँ पर है? गोदावरी नदी के किनारे। और ये यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी सही है, तो इनको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर बात की गई है ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पर ये दोनों ही जिम्मेदार हैं, ऑप्शन हमारा करेक्ट सी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं तिब्बती एंटीलोप का शिकार मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? भोजन, औषधि, ऊन या नाखून। तो यहाँ पर किया जाता है ऊन के लिए तिब्बती एंटीलोप का, ठीक है। इसको चीरू भी कहा जाता है और ये एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शहतूश नामक ऊन के लिए किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, जो वजन में काफी हल्का होता है और अत्यधिक गर्म होता है, ठीक है। तिब्बती एंटीलोप का किससे संबंध हो गया? ऊन से, और ये शहतूश नामक है, शाहतूश। फिर अगला देख लेते हैं, कौन सुमेलित है बताना है। बरखान का निर्माण पवन से होता है, सर्क का हिमानी से और यारदंग का नदी से। तो पहला और दूसरा सुमेलित है, लेकिन यारदंग जो है इसका निर्माण नदी से नहीं होता है। यारदंग किसके द्वारा निर्मित स्थल आकृति है? ये होता है यहां पर पवन से हो जाएगा यारदंग का भी संबंध, ठीक है। तो ऑप्शन हमने यहां पर देख लिया, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देख लेते हैं, विभिन्न भागों में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? भारत के विभिन्न भागों में दीपा, पालमू, कुरुवा और वालवे। तो ये कहाँ कहाँ के नाम है हम देख लेते हैं। ये सारे ही नामों से जाना जाता है, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है ये बता देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दीपा बोला जाता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है मेनली वहां पर, और अंडमान निकोबार में। पामलू बोला जाता है मणिपुर में, कुरुवा झारखंड और वालरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अगला देख लेते हैं, किन नदियों का संबंध केरल से है? तो पंबा, पेरियार, भरतपुषा। इनमें से कौन सी वो नदियां हैं जो केरल से संबंधित हैं? ये सभी नदियां संबंधित हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए थोड़े प्रश्न आसान भी होते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी एक आसान प्रश्न आ गया है आपके सामने। कौन सा पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित हुआ था। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। फिर आता है भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में कहा गया है ये क्षेत्र मेसोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था, और ये क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान जो संरचना है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ये क्षेत्र मेसोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था और इस क्षेत्र को भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है भारतीय मरुस्थल के बारे में दोनों कथन। फिर देखते हैं विश्व जल दिवस 2020 की क्या थीम थी? तो ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को, याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी जल और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी?
आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग विमेंस राइट्स। ठीक है, ये थीम थी इस बार की। फिर विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं रेडार एक्स, इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। रोबोट से, एक डिवाइस जो छिपे हुए विस्फोटक का पता लगा सकती है, चीन द्वारा विकसित रॉकेट या अंतर महाद्वीपीय मिसाइल। तो इसका संबंध किससे है? ये एक डिवाइस है जो छुपे हुए विस्फोट का पता लगा सकती है। द्वार प्रदार योजना, ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो द्वार प्रदार योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। ठीक है, ये द्वार प्रदाय का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में डोर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो ये इजी हो जाता है अगर हम इंग्लिश देख लेते हैं कई बार। फिर हम देखते हैं भारत ने 2020 को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए किनके नाम भेजे हैं? वो कौन से हैं? स्थल, धौलावीरा, लोथल, दक्कन सल्तनत के स्मारक व किले, और या ए और सी दोनों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी धौलावीरा और दक्कन सल्तनत के स्मारक दोनों को ही, स्मारक व किले दोनों को ही भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं। किस देश में आभासी मुद्रा से प्रतिबंध हटा दिया गया है? तो वो कौन सा देश है? वो है भारत। भारत में ये प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इंडिया फार्मा 2020 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है गांधीनगर में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। फिर उत्तराखंड ने किसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है? तो ये बनाया है गैरसेन को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट के संदर्भ में कहा गया है कि इसमें भारत, तिमोर लेस्ते और सेनेगल, इन तीनों को ही एक समान रैंक मिली है, और ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? पहला कथन बिल्कुल सही है, इन तीनों देशों को एक समान रैंकिंग मिली है, लेकिन ये विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ये रिपोर्ट यूएस स्थित संस्था फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भारत को तिमोर लेस्ते और सेनेगल के समान रैंकिंग मिली है, और वो रैंक कौन सी थी? 83वीं। ठीक है, 83rd रैंक थी। उसके बाद आता है कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु। ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है श्योक नदी पर। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है श्योक नदी, जो भारत और चीन के बीच में विवाद है, उसमें भी श्योक नदी को आप लोकेट कर लीजिएगा। और दौलत बेग ओल्डी और श्योक नदी के बीच में जो रास्ता बनाया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन ओशियन कमीशन के संदर्भ में कहा गया है, इसका भारत सदस्य देश बन गया है, और चीन और यूरोपियन यूनियन जो है इसके ऑब्जर्वर देश हैं। तो ऑप्शन जो हमारा सही है वो बी सही है। पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि भारत ने इंडियन ओशियन कमीशन के ऑब्जर्वर मेंबर के दर्जे को स्वीकार किया है, लेकिन इसका सदस्य नहीं बना है। ठीक है, पर्यवेक्षक के रूप में भारत के शामिल होने के रणनीतिक महत्व होंगे, लेकिन इसके सदस्य के रूप में ये शामिल नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। सह्याद्री मेघा, ये क्या है? एक उल्का पिंड है, नौसेना युद्धपोत है, गेहूं की नवीन विकसित प्रजाति है, या धान की नवीन विकसित प्रजाति है? तो सह्याद्री मेघा एक धान की नवीन विकसित प्रजाति है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर दिव्य कला शक्ति विटनेसिंग एबिलिटीज इन डिसेबिलिटी कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो कार्यक्रम है ये चेन्नई में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी चेन्नई। फिर आता है नेशनल क्रेड स्कीम। जो ये क्रेड स्कीम है इसके बारे में गलत कथन बताना है। ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। उसके बाद कहा गया है इसमें कामकाजी महिलाओं से 0 से 3 जो वर्ष के तक के बच्चे होंगे उनके देखभाल की सुविधा दी जाती है। उसके बाद एक क्रेश में बच्चों की जो संख्या है वो 25 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और अंत में कहा गया है इसमें बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण की सुविधा भी होनी चाहिए। तो गलत पूछा गया है, गलत हमारा जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? जो काम करने वाली माताएं हैं उनके बच्चे जो 6 महीने से 6 साल के आयु वर्ग में होंगे। ठीक है, तो ये आयु वर्ग जो दिया है यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल बायोफार्मा मिशन, ये किसके द्वारा लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसलिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसलिंग के द्वारा, काउंसिल के द्वारा नेशनल बायोफार्मा मिशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है देखना है। कहा गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको जारी किया है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश ने शीर्ष 10 राज्यों में जगह बनाई है, और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं और जो छोटे राज्यों की श्रेणी है इसमें गोवा टॉप पर है।
तो कौन सा यहाँ पर कथन हमारा सही है? ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, बाकी जो है वो गलत है, क्योंकि इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और कर्नाटक भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य है, ना कि महाराष्ट्र। उसके बाद तमिलनाडु आता है, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, इस तरह से आते हैं। फिर हम देखते हैं सिक्किम और दिल्ली पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित जो देश हैं इनमें शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं निर्विक योजना। ये काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, इसका संबंध निर्यात क्षेत्र से है। फिर आता है विश्व खुशहाली सूचकांक। तो ये जो सूचकांक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। ये जो सूचकांक है इसमें नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से बेहतर स्थिति में है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शन पहला और तीसरा, ऑप्शन सी करेक्ट है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि भारत की जो स्थिति है इसमें लिखा हुआ है सुधार हुआ है, तो ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक शुगर पेय पदार्थों के जो विज्ञापन है उनको प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? चीन, जर्मनी, जापान या सिंगापुर? तो वो बन गया है देश सिंगापुर। कौन सा देश बन गया है? सिंगापुर। फिर समस्थानिकों के संदर्भ में हमको सही कथन का चुनाव करना है। कहा गया है समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है इनके, और जो भौतिक गुण है वो समान होते हैं। पोलोनियम जो है ये सर्वाधिक समस्थानिक है, इसके सर्वाधिक समस्थानिक है। तो यहाँ पर डी जो है ये हमारा बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उनको समस्थानिक कहा जाता है। और किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है और समस्थानिकों के जो भौतिक गुण होते हैं तो भिन्न होते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। फिर एड्रेस के संदर्भ में हमसे पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा। देखिए यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है केवल, लेकिन ये एड्रेस नहीं, ये आईपी एड्रेस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा नहीं था, ये आईपी एड्रेस की बात हो रही है। पहले में कहा गया है किसी एक डिवाइस का आईपी एड्रेस जो है वो प्रत्येक बार नेटवर्क से जुड़ने पर समान रहता है और किसी सिस्टम के लिए ये पहले से निर्धारित होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो कथन है वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि किसी नेटवर्क में कनेक्शन के लिए प्रदान किया जाने वाला ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जिसका आईपी का फुल फॉर्म है आईपी एड्रेस, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल ही आईपी एड्रेस कहलाता है और ये इंटरनेट पर कंप्यूटर के कनेक्शन की पहचान करता है। ठीक है, और इसके साथ ही आईपी एड्रेस किसी नेटवर्क पर डिवाइस की विशिष्ट पहचान नहीं करता है, लेकिन ये नेटवर्क में एक विशेष कनेक्शन को निर्दिष्ट करता है। और आईपी एड्रेस जो है ये हर बार किसी उपकरण के नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद बदल जाता है, क्योंकि जब वह नेटवर्क गतिशील रूप से जुड़ता है तो वे उस डिवाइस को आईपी एड्रेस आवंटित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के संबंध में पहले में कहा गया है कि ये हिमेटोलॉजिकल कैंसर की स्थिति में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद कहा गया है हिमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल की प्राप्ति केवल कॉर्ड ब्लड से ही संभव है। तो पहला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। कॉर्ड ब्लड क्या है? बच्चे की का ये वह रक्त होता है जो जन्म के बाद जो गर्भनाल है और जो प्लेसेंटा में रह जाता है, गर्भनाल और प्लेसेंटा में रह जाता है, वो कॉर्ड ब्लड होता है। और कॉर्ड ब्लड जो बैंकिंग है इसका अर्थ है कि कॉर्ड ब्लड जो स्टेम सेल का एक समृद्ध स्रोत होता है, इसको भविष्य के लिए संरक्षित करके उपयोग करना। ठीक है, इसीलिए कॉर्ड ब्लड बैंकिंग कहलाता है। इसमें हिमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल नामक विशेष कोशिका होती है, इसका उपयोग कुछ प्रकार के रोगों के उपचार के लिए भी किया जा सकता है। और ये जो कोशिका है इसको शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं में परिपक्व भी किया जा सकता है। साथ ही विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो हिमेटोलॉजिकल कैंसर और अन्य विकारों में प्रत्यारोपण के लिए ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है इसके एक स्रोत के रूप में ब्लड जो ये कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की सिफारिश की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ देखिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कहा गया है स्टेम सेल के संबंध में जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में मानव शरीर की अन्य कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है और ये केवल भ्रूण से ही प्राप्त की जा सकती है। तो जो कथन हमारे यहाँ पर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। किरण योजना किसकी पहल है? तो किरण योजना का संबंध किससे है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से,
कृषि मंत्रालय से या फिर परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से। तो यहाँ पर संबंध हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त के संबंध में कहा गया है ये एक तरल संयोजी ऊतक है। दूसरे कथन में कहा गया है कि ये शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन के साथ पोषक तत्व भी पहुंचाता है और एरिथ्रोसाइट्स शरीर के लिए प्रतिरक्षा का काम करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तीसरा कथन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स क्या है, आरबीसीज को, जो आरबीसी सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स, इनको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है और ये आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नामक आयरन युक्त प्रोटीन होता है जो रक्त को अपना लाल रंग देता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये एरिथ्रोसाइट्स शरीर की प्रतिरक्षा का काम नहीं करते हैं। कौन से सेल्स होते हैं जो प्रतिरक्षा का काम करते हैं? वो होते हैं WBCs, ठीक है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ एरिथ्रोसाइट्स ना होकर क्या होना चाहिए? ल्यूकोसाइट्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाइकेन के संदर्भ में कहा गया है ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं और इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जा सकता है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें देखना है क्या सुमेलित करना है इनमें सबको बेसिकली। तो सिल्वीकल्चर किससे होगा? ये हो जाएगा वन्य वृक्षों का संवर्धन व अध्ययन। तो 2 से हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर है फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का अध्ययन व संवर्धन। पीडोलॉजी कहाँ हो जाएगा? मृदा संबंधी। जहां पर भी पीडो लिखा हो, PEDO कर तो वो मृदा से संबंधित होता है। फिर टॉक्सोनॉमी जो है ये पादप वर्गीकरण का अध्ययन है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित है, ये हमको बताना है। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए रॉबर्ट कोच नहीं है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक, यहाँ पर सुमेलित बताना है, माफ कीजिएगा। प्रतिरक्षा विज्ञान के जो जनक हैं वो है एडवर्ड जेनर। उसके बाद रुधिर वर्ग के जनक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। और जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? ये है लियोनार्डो डा विंची। उसके बाद आ जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है? ये बिल्कुल सही दिया हुआ है विलियम, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मायोलॉजी क्या है? मायोलॉजी का संबंध है मांसपेशियों का अध्ययन से, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो कंकाल तंत्र का अध्ययन है ये हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन हो जाएगा न्यूरोलॉजी और कोशिकाओं का अध्ययन हो जाएगा साइटोलॉजी। फिर आता है कौन सा विषाणु जनित रोग है? मम्स, प्लेग और हर्पीस। तो पहला और तीसरा जो है ये दोनों ही विषाणु जनित रोग हैं। आगे दिया हुआ है आनुवांशिक इकाई यानी कि जीन किस में पाए जाते हैं? तो ये जो जीन्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में यानी क्रोमोसोम्स में। पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जाइलम क्या करते हैं? ये विभिन्न भागों तक पानी पहुंचाते हैं। ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन और एस्ट्रोजन। आप समझ गए होंगे जिब्रेलिन जो है ये पादप हार्मोन है। फिर आता है ऑस्ट्रोमलेशिया रोग। ऑस्टियोमलेशिया रोग का संबंध किससे है? विटामिन डी की कमी से। जब विटामिन डी की कमी होती है तो ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। और इसमें कौन सा सही सुमेलित है? विद्युत विभव वोल्ट से दिया हुआ है और विद्युत धारिता जो है ये फैराड। ये दोनों बिल्कुल सही सुमेलित है। लेकिन जो ये विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है ओम, ये गलत है क्योंकि ये ओम मीटर होना चाहिए और जो ओम है ये केवल प्रतिरोध का मात्रक होगा। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। इसमें कहा गया है वस्तु का जो प्रतिबंध है वो रेटिना के आगे बनता है और हाइपरमेट्रोपिया जो है इसमें निकट की वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, ना कि मीटर। मीटर तो बहुत दूर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को अर्ध आयुकाल उसका 10 दिन का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पदार्थ के 1/4 भाग का विघटन 10 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। किस पर आधारित होता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। याद रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश में कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो इसके लिए फिर से आपको मैप पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, थोड़ी बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए, तभी आप ऐसे आंसर्स कर सकते हैं। तो वो कौन से जिले हो जाएंगे?
जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, सिद्धार्थनगर। मैं आपको बता देती हूँ जो बनाते हैं नेपाल के साथ सीमा लगने वाले जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के 7 है मेनली। ये है पीलीभीत, खीरी, लखीमपुर खीरी मतलब बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है। फिर है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पुरुषोत्तम दास, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? प्रश्न को पूरा पढ़ना चाहिए क्योंकि दूसरा स्थान पूछा गया है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है। फिर हम देखते हैं सबसे टॉप पर अगर पूछा जाता तो वो होता कानपुर नगर और दूसरे पर है लखनऊ। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित है? तो खेरिया जो है हवाई अड्डा रायबरेली दिया हुआ है और बमरौली हवाई अड्डा आगरा और उसके बाद चकेरी दिया हुआ है सहारनपुर। तो ये तीनों गलत है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद ये बिल्कुल सही है। तो खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आगरा में है। बमरौली कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रयागराज में और चकेरी हो जाएगा कानपुर में। ठीक है। फिर ई वेस्ट नियम 2016 के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। कहा गया है इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शामिल किया गया है और इसमें ई कचरे की श्रेणी में CFL बल्ब को भी शामिल किया गया है। दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के संदर्भ में कहा गया है इसका जो नेतृत्व है वो गौरा देवी ने किया था और इस आंदोलन को उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था और उसके बाद अंत में कहा गया है कि एक हिंसक आंदोलन था। तो ये बिल्कुल भी हिंसक आंदोलन नहीं था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। पहला और दूसरा सही है। आगे देखते हैं। ई कचरा के संदर्भ में दिया हुआ है कि इसका अर्थ पुराने इस्तेमाल योग्य नहीं रहे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उससे होता है और इसमें लेड, मरकरी, कैडमियम उस जैसी जो भारी धातुएं होती हैं वो पाई जाती हैं। यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। काली टाइगर रिजर्व ये कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना या उत्तराखंड? तो ये कहां पर है? ये है कर्नाटका में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर बात की गई है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंध में। कहा गया है यह एक सांविधिक संस्था है और इसका गठन जो है वो वायु रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत किया गया है। पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसकी स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई है? इसका गठन किया गया है 1974 में किया गया है जल प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण अधिनियम के तहत। ठीक है। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की गई है। इसमें कहा गया है इसकी स्थापना लंदन में हुई थी और शांति का नोबेल प्राइज भी इसको मिल चुका है। तो इन दोनों कथनों में से दोनों ही कथन बिल्कुल सही होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस पर आते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है? तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रही हूं, जल्दी से देख लीजिए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर मैं आपको बता दूंगी। यहां पर जो कथन सही नहीं है वो डी हो जाएगा। भारत सरकार सुंदरबन को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करवाने के लिए प्रयासरत है। ऐसा नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी शामिल हो चुका है उसमें। ठीक है। और बाकी जो सही कथन है उनको आप एक बार देख लीजिएगा, ये सारे कथन तीनों सही हैं इसके बारे में। हम अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व गौरैया दिवस के संदर्भ में हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पहला कहा गया है 2010 से इसको 20 मार्च को मनाया जा रहा है विश्व गौरैया दिवस। उसके बाद कहा गया है कि ये नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया संस्था की पहल है और ये बिहार और उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। फिर कहा गया है इसे ध्वनि प्रदूषण, वर्तमान में घरों के प्रतिकूल आर्किटेक्चर और वाहनों से निकलने वाले जो धुएं हैं उसके कारण इसको नुकसान पहुंच रहा है। देखिए यहाँ पर हमको बताना है जो सही नहीं है, तो ये सी वाला सही नहीं है, आप समझ गए होंगे। ये बिहार और दिल्ली का राज्य पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी ये नहीं। आपको पता है कौन सा राज्य पक्षी है? जरा बताइएगा कमेंट करके। आसान सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है कि इनमें से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो ये कौन सी है? वो है सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन चक्र का सही क्रम पूछा गया है। तो नाइट्रोजन चक्र का जो सही क्रम है वो हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनियाकरण, फिर नाइट्रीकरण, उसके बाद विनाइट्रीकरण। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंग्रोव के संदर्भ में कहा गया है इनकी जड़ें जो हैं वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती हैं। ये प्रायः जो है ऑक्सीजन की कमी वाली जगहों पर उगते हैं और इनकी जो जड़ें हैं उनको
न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कथन सही है वो सारे कथन सही हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये प्रायः कहाँ पर उगते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, और इनकी जो जड़ें हैं उनको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। आगे देखते हैं ब्रोमिलॉइड। ब्रोमिलॉइड से क्या संबंध है? ये एक पौधा है, ठीक है। ब्रोमिलॉइड एक विशेष प्रकार का पौधा है और यह जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी जो हैं इस जल के पॉकेट को इस्तेमाल करते हैं अंडा देने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ब्रोमिलॉइड एक पौधा है विशेष प्रकार का। ग्लोबल 500 पुरस्कार, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है पर्यावरण से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। अब हम आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। नगोया जो प्रोटोकॉल है इसका संबंध किससे है? तो नगोया प्रोटोकॉल का संबंध ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभ का समुचित साझाकरण, इससे संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ टेस्ट। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।